आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट में हिस्ट्री बुक से फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रों का उदय किस प्रकार हुआ। वर्तमान समय में यूरोप के मानचित्र में जो देश देखते हैं वो कैसे अस्तित्व में आए जानेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे राष्ट्र क्या है, व्हाट इज़ ए नेशन, डेफिनेशन ऑफ नेशन। फिर आगे हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। और तीसरा और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूरोप में राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया या राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ जानेंगे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर को हम 2 क्लास में देखेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट में उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि एक राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को कैसे परिभाषित करेंगे, डेफिनेशन ऑफ नेशन। तो इसके लिए बहुत सी राष्ट्र की परिभाषाएं दी जाती रही हैं कि राष्ट्र के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है, जन, भूमि, संस्कृति। कुछ का मानना है कि राष्ट्र भूमि, जनता एवं संस्कृति का फ्यूजन है, संगम है, मेल है। राष्ट्र वो है जिस पर जान निछावर करने का दिल करता है। राष्ट्र वो है जो लोगों को बांधकर एकजुट रखता है। और राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। ऐसे कुछ परिभाषाएं दी जाती रही हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा एक दी है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव जिसकी सामाजिक पूंजी हो। इस प्रकार अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक राष्ट्र के जन समूह की ज़रूरी शर्तें हैं। यानी एक अतीत होना चाहिए उसका गौरवमयी अतीत, एक वर्तमान में वो एक संकल्प के साथ काम करने के लिए मिलकर एकजुट रहें और भविष्य में भी काम करने की ऐसी उनकी इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो। तो उस जन समूह को हम राष्ट्र कह सकते हैं, ऐसा अर्नस्ट रेनन का कहना है। राष्ट्रवाद वह विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना को और प्रबल बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय प्रतीक, कुछ नेशनल सिंबल होते हैं, राष्ट्रगान, उनका एक एंथम आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्र क्या है और ये भावना जो है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। तो ऐसा ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यानी निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी वो सारी समाप्त हुई और उसकी जगह एक राष्ट्र राज्य स्थापित हुए। इस चैप्टर में हम इन्हीं राष्ट्रवादी विविध प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू के चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना के विकास को समझें। स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं वह फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सोर्यू की 1848 में बनाई एक पेंटिंग है। इस काल्पनिक चित्र में फ्रेडरिक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि यूरोप के लोग राष्ट्रों के रूप में गठित हो रहे हैं। पहले हम चित्र की व्याख्या करते हैं।
चित्र में आप एक फीमेल फिगर, एक महिला देख रहे हैं जिसके एक हाथ में मशाल तो दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है लिए खड़ी है। यह प्रतिमा स्वतंत्रता की देवी है, जस्ट लाइक यूएसए में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह। इस प्रतिमा के आगे यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। सोर्यू के इस चित्र में एक काल्पनिक समाज के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के समूहों के रूप में दिखाया गया है। स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे निकल चुके इस जुलूस में संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड है। स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे इसलिए दिखाया है क्योंकि वे राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में बन चुके हैं। फ्रांस के लोग अपना ट्राई कलर झंडा लिए स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचे हैं। मतलब फ्रांस में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की प्रक्रिया निर्माणाधीन है, अभी शुरू हुई है। फ्रांस के पीछे जर्मन लोग अपना झंडा लिए चल रहे हैं, देन फॉलोड बाई ऑस्ट्रिया, सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो इस प्रकार एक लंबी लाइन में, एक कतार में यूरोपीय लोग इस स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे से गुजर रहे हैं। जो प्रतिमा को क्रॉस कर चुके हैं, इट मीन्स वो देश स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुके हैं। और जो प्रतिमा के जस्ट पास में अभी अभी पहुंचा है, जैसे फ्रांस, तो वहाँ अभी ये राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रतिमा से पीछे कतार में जो देश खड़े हैं, वहाँ अभी राष्ट्र राज्यों का निर्माण होना है। तो इस प्रकार ये कतार में दिखाने का चित्रकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है। चित्र में ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही आप चित्र में देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने जमीन पर मुकुट, क्राउन आदि बिखरे पड़े हैं, जो निरंकुश राजतंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक है। तो इस प्रकार स्पष्ट है 1848 में फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सोर्यू की बनाई काल्पनिक पेंटिंग यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की अभिव्यक्ति है। यह एक पेंटर की कोरी कल्पना है, लेकिन यही इमेजिनेशन 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट के उदय के रूप में मूर्त रूप लेती है। कलाकार की कल्पना साकार रूप में दिखाई देती है। तो इस चैप्टर में हम चित्रकार सोर्यू द्वारा दिखाए गए राष्ट्रवाद के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो अब आप भली भांति समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है। कलाकार की कल्पना के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास की एक झलक आपने देखी, एक इमेज दिमाग में बनी है। तो आइए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की इन्हीं कल्पनाओं को मूर्त रूप देने वाली घटनाओं की ओर बढ़ें और सबसे पहले जानें कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाया। सो हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के रूप में शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम विस्तार से 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के लिए आप फ्रांसीसी क्रांति नाम से बने वीडियो को देख सकते हैं। विस्तार से बताया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, केवल ये जानेंगे कि इससे राष्ट्रवादी विचार कैसे फैला। वी स्टडी ओनली द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर? ओके। 1789 ईस्वी में फ्रांस में होने वाली क्रांति ने निम्न परिवर्तनों को जन्म दिया, जिससे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना का विकास हुआ। सबसे पहली बात कि फ्रांस में बुर्बो डायनेस्टी यानी बुर्बो राजवंश के राजा लुई 16 को हटाकर निरंकुश राजतंत्र की जगह फ्रांस गणतंत्र बना, यानी एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस एंड फ्रांस बिकम रिपब्लिक। दूसरी बात परिवर्तन की कि फ्रांस में प्रजा, पीपल, अब फ्रांस की नागरिक यानी सिटीजन बने। तीसरा कि ट्राई कलर के रूप में फ्रांस का नया झंडा चुना गया। ये 3 रंग थे, लाल, नीला और सफ़ेद, रेड, ब्लू एंड वाइट कलर का एक नया राष्ट्रीय झंडा बनाया गया।
चौथी बात कि राजतंत्र के दौर की संस्था स्टेट्स जनरल अब नेशनल असेंबली बन गई, जिसका चुनाव नागरिकों द्वारा होने लगा। हालांकि सभी को मताधिकार नहीं मिला, कुछ सक्रिय नागरिकों को ही मताधिकार दिया गया। सभी पुरुष नागरिकों को भी नहीं मिला और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं मिला, पर फिर भी कुछ मताधिकार लिमिटेड सफरेज शुरू किया गया। पांचवी बात कि फ्रांसीसी कवि रोजेट दी लायल द्वारा रचित मार्सिले फ्रांस का नेशनल एंथम बनाया गया। राष्ट्र की नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, पितृभूमि जैसे शब्द देश के लिए गढ़े गए। जैसे भारत में हम मातृभूमि कहते हैं देश को, तो ऐसे यूरोप में पितृभूमि शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। अगले परिवर्तन में कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई सभी नागरिकों के लिए, जिसमें समान कानून बनाए गए। और सातवां बदलाव ये था कि फ्रांस में भार एवं नापने की इकाइयाँ यानी मेजरमेंट यूनिट्स की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मानकीकरण किया गया यानी स्टैंडर्ड माप शुरू हुआ। और आठवां बदलाव ये था कि फ्रांस में फ्रेंच पूरे राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। यानी फ्रांस में कई तरह की बोलियां बोली जाती थी, लेकिन पेरिस के आसपास फ्रेंच का प्रचलन था और इसी फ्रेंच भाषा को पूरे राष्ट्र की एक साझा भाषा के रूप में विकसित किया गया, प्रचलित किया गया। तो अब फ्रांस में होने वाले इन बदलावों को हम राष्ट्र की परिभाषा से जोड़कर देखें तो पाते हैं कि फ्रांस निरंकुश राजतंत्र समाप्त करके राष्ट्र राज्य के रूप में उदित हो चुका था। फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक पहचान बनाकर अस्तित्व में आया। एक राष्ट्र के लिए जो अनिवार्य तत्वों या बातें जो परिभाषा में बताई गई अर्नस्ट रेनन द्वारा, वो सारी फ्रांस में लागू हो चुकी थी। अब जब फ्रांस स्वयं राष्ट्रीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका था, तो क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। इस प्रकार स्पष्ट है, फ्रांस यूरोप में अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करता है। यहाँ यह समझने की बात है कि फ्रांसीसी क्रांति ने एक नए आधुनिक देश फ्रांस को जन्म दिया। तो स्पष्ट है, यूरोप में फ्रांस राष्ट्रवादी भावना शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना और इसके बाद यही राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिज्म, पूरे यूरोप में फैला। फ्रांस से पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना कैसे फैली, यह जानने के लिए हमें फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों की जानकारी लेनी होगी। फ्रांसीसी क्रांति के 3 परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनका यूरोप और पूरी दुनिया पर असर हुआ। ये विश्वव्यापी परिणाम थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड। 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड और इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड वाइड। फ्रांस में क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों में से एक था नेपोलियन बोनापार्ट, जो पहले डायरेक्टरी शासित फ्रांस में 1799 में एज ए फर्स्ट काउंसलर शामिल हुआ और 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस एक बार फिर नेपोलियन के नेतृत्व में राजतंत्र बन गया। लेकिन इतना अवश्य है, याद रखें कि नेपोलियन के समय का राजतंत्र लुई 16 के निरंकुश राजतंत्र से काफ़ी भिन्न था। नेपोलियन भले ही अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर देता है, लेकिन फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का इसने विकास किया। नेपोलियन ने फ्रांस में 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता या कोड ऑफ नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, लागू की। विधि संहिता यानी कानूनों का निर्माण कर नेपोलियन ने फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन ने फ्रांस में अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति यानी एनार्की और केओस सिस्टम को समाप्त करते हुए सार्वभौमिक कानून पद्धति यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया। नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में अनेक कानून थे और परस्पर विसंगतियां थी।
तो नेपोलियन ने 4 विधि विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर फ्रांस में कानून को संकलित करने का प्रयास किया और 1804 में बनी इसी विधि संहिता यानी कानूनों के संग्रह को नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार के कानून थे: नागरिक संहिता, सिविल कोड, नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दंड विधान यानी पीनल कोड, और चौथा अपराध प्रक्रिया की संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और लास्ट 5वां व्यवसाय संबंधी कानून यानी कॉमर्शियल कोड। इस प्रकार नेपोलियन ने संहिता लागू कर मानव अधिकारों की घोषणा की। सबको कानून के समक्ष समान स्वीकार किया गया। इस संहिता में किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक पक्षपात नहीं था। जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त कर दिया। ऐसी रिवाज थी फ्रांस में कि बड़ा पुत्र है वही संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। तो नेपोलियन ने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया, यानी व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। भूमि पर स्वामी के अधिकारों को इतना मजबूत बनाया गया, इतना पुख्ता किया गया जितना पहले कभी नहीं था। विधि संहिता में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संरक्षण दिया गया। आर्थिक सुधार करते हुए मानक भार तथा नाप की इकाइयाँ लागू की गई। पूरे देश में एक जैसी राष्ट्रीय मुद्रा, नेशनल करेंसी लागू की गई। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था कायम करते हुए कानून व्यवस्था लागू की, जो नेपोलियन संहिता या कोड ऑफ नेपोलियन के नाम से जानी जाती है, जो नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी काम था। न केवल फ्रांस बल्कि नेपोलियन ने यह संहिता फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू की। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन क्षेत्रों में भी नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर ये प्रशासनिक सुधार लागू किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपोलियन ने पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्यों के जनक के तौर पर एक पहचान बनाई। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित करके पहले फ्रांस में अपने आप को मजबूत बनाया और फिर फ्रांस को पूरे यूरोप में महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। नेपोलियन ने इंग्लैंड को छोड़कर तकरीबन सभी यूरोपीय देशों पर फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। फ्रांस में होने वाली प्रत्येक घटना से अब पूरा यूरोप प्रभावित होता था। फ्रांस यूरोप में इतनी अहम स्थिति प्राप्त कर चुका था कि ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक ने एक बार कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब फ्रांस यूरोप में एक लीडिंग पोजीशन में था और फ्रांस में होने वाली हर एक छोटी बड़ी अच्छी बुरी घटना का असर पूरे यूरोप पर होता था। नेपोलियन ने 1815 तक फ्रांस के राजा के तौर पर शासन किया था। 1815 में यूरोप के कई देशों ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा बना लिया। 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू यानी वाटरलू के मैदान में नेपोलियन पराजित हुआ और कैद करके उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया गया था और वहीं 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राष्ट्रवाद को जन्म दिया और फिर नेपोलियन के नेतृत्व में इस राष्ट्रवादी भावना का और ज़्यादा विकास हुआ और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। नेपोलियन की 1815 में वाटरलू के मैदान में होने वाली हार ने राष्ट्रवादी भावना को भी धक्का पहुंचाया। यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर थम सी गई। राष्ट्रवादी भावना में कुछ समय के लिए गिरावट देखी गई। तो इस प्रकार हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार ने किस प्रकार यूरोप को प्रभावित किया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यूरोप में राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए जानते हैं यूरोप में राष्ट्रों का निर्माण किस प्रकार हुआ। हम आज मानचित्र में इटली, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश देखते हैं। 18वीं सदी से पहले इस प्रकार के राष्ट्रीय राज्य नहीं थे। मध्य 18वीं शताब्दी तक पूरा यूरोप
निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। यूरोप के लोग अपने आप को सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार भी नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। यह फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। तो फिर यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज? इसके कई कारण थे। एक कि निरंकुश शासन व्यवस्था यानी ऑटोक्रेसी इटसेल्फ, जनता पर बढ़ते अत्याचार, इंक्रीज्ड एट्रोसिटीज ऑन पब्लिक। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था फ्रांसीसी क्रांति और इसका परिणाम, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास होना पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर पैदा कर देता है। और चौथा उदारवादी विचारों का विकास व प्रचार प्रसार, डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। और एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। और ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास हुआ, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखें कि ये राष्ट्रवादी विचार कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम जानें कि यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण विभिन्न चरणों से होते हुए आगे बढ़ा। यानी शुरुआत में उदारवाद, लिबरलिज्म, आगे चलकर यही उदारवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदला, रेडिकल नेशनलिज्म, एक्सट्रीम हुआ मूवमेंट, और अंत में ये राष्ट्रवादी भावना संकीर्ण राष्ट्रवाद की ओर बढ़ी। पूरा यूरोप इस संकीर्ण राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा, नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। तो अब हम एक एक करके संक्षेप में इनके बारे में देख लें कि उदार राष्ट्रवाद, लिबरलिज्म का क्या मतलब है। ये लिबरलिज्म शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब था बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना, अर्थात एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र हो जिसमें वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था उदारवादी व्यवस्था थी। शुरू में राष्ट्रवाद का स्वरूप उदार राष्ट्रवादी था। आगे चलकर यही उदार राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदला। इसमें राष्ट्रवादी भावना एक्सट्रीम लेवल पर चली गई, यानी रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, अर्थात लोगों को मताधिकार मिले। उग्र राष्ट्रवादी कुलीन वर्ग को प्राप्त किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों से बढ़कर रूढ़िवादी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे। यानी न केवल पुरानी व्यवस्था बदले बल्कि नई व्यवस्था, मताधिकार आधारित व्यवस्था लागू होनी चाहिए, बहुमत पर आधारित सरकार बननी चाहिए। फिर आगे चलकर यही रेडिकल नेशनलिज्म नैरो नेशनलिज्म में तब्दील हुआ, संकीर्ण राष्ट्रवाद। इसमें राष्ट्रवादी भावना सीमित लक्ष्यों वाली संकीर्ण सिद्धांत बनकर रह गई। 19वीं सदी के समाप्त होते होते राष्ट्रवाद सिर्फ अपने राष्ट्र को महान बनाने तक सीमित हो गया। इसके लिए चाहे दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा ही क्यों ना करना पड़े, दूसरे देशों के संसाधनों को हड़पने का प्रयास किया गया अपने राष्ट्र संसाधनों से युक्त महान राष्ट्र बनाने के लिए। इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों में संकीर्ण राष्ट्रवाद पनपा और इस दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। परिणाम स्वरूप संकीर्ण राष्ट्रवादी सोच के चलते साम्राज्यवाद देखने को मिला। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम देखें तो ये प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई, ये 3 तरीके से
राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हुए। पहला है कि निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ क्रांति करके, यानी एंड ऑफ मोनार्की, राष्ट्र राज्य के रूप में ये राज्य गठित हुए। उदाहरण के लिए फ्रांस। दूसरी, राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया है एकीकरण द्वारा, यूनिफिकेशन। इसके द्वारा राष्ट्र राज्य के रूप में यूरोपीय राष्ट्र अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए इटली और जर्मनी। और तीसरी, राष्ट्र राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करके, फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में कुछ यूरोपीय राज्य गठित हुए। फॉर एग्जाम्पल रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान एक्सेट्रा। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें जानना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद एक रेखीय ग्राफ की तरह आगे नहीं बढ़ा, यानी एक सीधा ही राष्ट्रवाद ऐसे बढ़ता चला गया हो, ऐसा नहीं था। राष्ट्रवादी भावना के विकास में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, यानी इसको अगर हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ऐसा उतार चढ़ाव वाला एक ग्राफ है वो बनेगा, ईसीजी की तरह। राष्ट्रवादी राज्यों के निर्माण की यह प्रक्रिया फ्रांस की क्रांति से शुरू हो रही है, यानी 1789 में यूरोप में राष्ट्रवादी विचार फैलने शुरू हुए। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे विचारों का प्रचार प्रसार होना शुरू होता है। और फ्रांस की भांति यूरोपीय लोगों ने भी अपने यहाँ निरंकुश सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए सामूहिक प्रयास प्रारंभ कर दिए। लेकिन निरंकुश राजतंत्र इन राष्ट्रवादी विचारों को दबाने का प्रयास करते हैं। इसको हम रूढ़िवादी परंपरा भी कह सकते हैं। रूढ़िवाद का मतलब ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, यानी ऐसी विचारधारा जो पुरानी परंपराओं से चिपके रहना चाहती हो, एक दकियानुसी सोच। निरंकुश राजशाही ऐसी ही रूढ़िवादी विचारधारा थी जो राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रगति को रोकना चाहती थी। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जब जब रूढ़िवादी ताकतें हावी हुई, यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा को धक्का लगा। जैसे 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। इन रूढ़िवादी ताकतों ने ऑस्ट्रिया के वियना में एक सम्मेलन बुलाया और वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए राष्ट्रवादी परिवर्तनों को समाप्त करना था और फ्रांस एवं यूरोप में पुनः निरंकुश राजतंत्र स्थापित करना उद्देश्य था। तो स्पष्ट है, इस प्रकार 1815 में यूरोप में एक बार निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं स्थापित हुई या फिर से मजबूत हुई। ये निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ता आलोचना या असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई सत्ता पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता था। निरंकुश राजतंत्र सरकारों ने सेंसरशिप के नियम लागू कर दिए। सेंसरशिप मतलब कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था, अखबार या बुक में कोई पब्लिश नहीं कर सकता था, छाप नहीं सकता था, नाटक, गीत, कविता के रूप में भी सरकार विरोधी बात व्यक्त नहीं की जा सकती थी। अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रही। प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार इन रूढ़िवादी ताकतों ने राष्ट्रवादी राष्ट्र राज्य की भावनाओं का दमन करने का प्रयास किया। 1815 में राष्ट्रवादी भावनाओं का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया। इस दमन चक्कर ने राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया और इन लोगों ने अंडरग्राउंड रहकर क्रांतिकारी संगठन बनाने शुरू कर दिए। गुप्त संगठन बनकर उभरे जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष के लिए ज़रूरी मानते थे। इटली के क्रांतिकारी जूसेप मैत्सिनी द्वारा यंग यूरोप और यंग इटली जैसे क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। मैत्सिनी के इन संगठनों की तर्ज पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। तो इस प्रकार स्पष्ट है, रूढ़िवादी तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण के विचार को रोका न जा सका। हालांकि राष्ट्रवादी विचार कुछ समय के लिए धीमा जरूर हुआ, लेकिन दबाया नहीं जा सका इस विचार को। पीछे हम एक बात पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में होने वाली प्रत्येक घटना यूरोप को प्रभावित करती है।
जैसे 1789 में क्रांति हुई तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। 1815 में फ्रांस में नेपोलियन का पतन हुआ तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना कमज़ोर हुई। फ्रांस में 1830 में एक बार फिर क्रांति हुई तो यूरोप में भी राष्ट्रवादी भावना में उबाल आया। ठीक ऐसे ही 1848, 1870 में भी फ्रांस में क्रांति हुई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया और इसका असर भी यूरोप में देखा गया। तो इस प्रकार स्पष्ट है, फ्रांस में होने वाली क्रांति और हर वो घटना पूरे यूरोप को प्रभावित करती है। जब जब फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ क्रांति हुई, इसका असर यूरोप पर पड़ा, जैसे 1789 में, 1830 में, 1848 में, आगे 1870 में। याद कीजिए, मैटरनिक की ऐतिहासिक कोटेशन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात मैटरनिक ने ऐसे ही नहीं कही थी, ये फ्रांस का रुतबा था, उसकी हर अच्छी बुरी हर एक बात का असर यूरोप पर पड़ता था, इसलिए कही थी। 1789 की क्रांति के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति हम 9th क्लास में विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन बाकी क्रांतियों के बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए जान लेते हैं। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराकर रूढ़िवादी ताकतों ने फ्रांस में एक बार फिर से बुर्बो डायनेस्टी के लुई 18वें को राजा बना दिया। फिर से एक बार निरंकुश राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1830 में फिर एक बार क्रांति होती है। तो ये क्यों हुई कि फ्रांस की जनता ने जब एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया तो भला अब वो कैसे निरंकुश राजतंत्र को बर्दाश्त करती। 1830 ईस्वी में फ्रांस में फिर क्रांति हुई और बुर्बो वंश को उखाड़ फेंका, सत्ता से उखाड़ फेंका और एक संवैधानिक राजतंत्र यानी एक राजा को रखते हुए संविधान भी लागू किया गया। सारी पावर राजा को न मिले, इसके लिए एक संविधान की व्यवस्था भी की गई और एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। लुई फिलिप को फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष या इसे राजा, जनता के राजा की उपाधि दी गई। फिर आगे 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई। लुई फिलिप ने कुछ समय तक तो एक राष्ट्रीय शासक की तरह शासन किया, लेकिन बाद में तानाशाही पर उतर आया तो 1848 में इसे भी हटा दिया गया क्रांति द्वारा। फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई नेपोलियन को बनाया गया, लेकिन थोड़े समय में ही इसने अपने आप को नेपोलियन थर्ड के नाम से निरंकुश सत्ता स्थापित कर ली, जिसे 1870 में क्रांति करके फ्रांस से हटाया गया और फ्रांस में थर्ड रिपब्लिक स्थापित हुआ। तो इस प्रकार एक के बाद एक फ्रांस में कई क्रांतियां हुई हैं और हर एक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।